Hello guys and welcome back to my channel Sir IAS। तो यहाँ हम अपनी जीसी लियोंग ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है वेदर। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस होता है आखिरकार वेदर और क्लाइमेट के बीच में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेदर और क्लाइमेट को सेम ही समझ लेते हैं और बहुत सारी बार वेदर के लिए क्लाइमेट का वर्ड का यूज कर देते हैं। तो यहाँ हम क्लियरली जानेंगे आखिरकार वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, वेदर और क्लाइमेट आर नॉट सेम। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि अगर आप बाहर निकले हो आज और आज आपने कहा कि भाई आज तो जो है वो मौसम बड़ा सुहाना है, हाँ ठंडी हवाएं बह रही हैं। फिर आपने दोपहर में कहा अरे यार गर्मी हो गई, मौसम एकदम बेकार हो गया, गर्म हो गया बिल्कुल, सुबह कितना बढ़िया हो रहा था, सुबह घूमने चलते। फिर आपने कहा कि अरे यार शाम को जो है, आपने कहा यार शाम को तो खुद बढ़िया हो गया मौसम, आज तो घूमने का मौसम लगता है। तो मतलब ये सारी बातें आप कह रहे हो ना, तो ये वेदर के टर्म में आएंगी। वेदर का मतलब होता है डे टू डे जो भी स्टेट होती है एटमॉस्फेयर की, हर दिन या दिन में कई बार, है ना, जो चेंजेस आ रहे होते हैं। या आज कल गर्म थी, आज ठंडी है, अरे आज तो नॉर्मल दिन था, कल तो बारिश हो रही थी, है ना। तो ये जो जितना डे टू डे चेंजेस आते रहते हैं ना, चाहे वो टेम्परेचर में हो, ह्यूमिडिटी में हो, है ना, प्रेसिपिटेशन में हो, क्लाउडीनेस में हो, विजिबिलिटी में हो, विंड में हो, ये सारी बातें वेदर के अंदर आएंगी, है ना, ये सब वेदर के अंदर आता है। और अब हम अगर क्लाइमेट की बात करें, तो क्लाइमेट में क्या है, जहाँ पे सालों से आप कह लो कि भाई 25 से 30 साल, ठीक है, 25 से 30 साल तक एवरेज पीरियड अगर हम निकालें तो सेम जैसा अगर रह रहा है वहां पे मौसम, मौसम क्या मतलब वहां की जो वेदर है, वहां वही जो मौसम है वहां का, वो एवरेज के तौर पे जो 30 साल तक सेम है, तो हम वहां पे उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए ऐसा कोई एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता रहता है, टेम्परेचर हमेशा हाई रहे, है ना, और एयर प्रेशर या विंड्स वगैरह जो भी चल रही हो और वो सारा टाइम एक ही जैसी रहती हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसका नाम जो है वो उसी हिसाब से देंगे कि टेलर एरिया दे देंगे, है ना। अब सपोज करो इंडिया की अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की कोई बात करें तो आप क्या बताओगे कि भैया यहाँ पे जो 4 महीने बारिश रहती है, 4 महीने आपका गर्मी रहती है, फिर आपका विंटर्स आ जाती है, समर्स आ जाती है ना। तो ऐसा आप बताओगे ना, बरसात रहती है 4 महीने। तो इस तरह से आप इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन बताओगे। फिर अब आप यूएसए चले जाओ, ब्रिटिश चले जाओ, क्या ठंडा रहता है, आप चले जाओ कि जो है अंटार्कटिका या फिर आर्टिक में अगर हम बात करें तो भाई क्या कहोगे, अरे वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा कोल्ड है और सारा टाइम सर्दी रहती है, समझ रहे आप। तो मतलब अगर एवरेज जो वेदर का है वो अगर हम 25 से 30 सालों का एवरेज निकालें और जिस हिसाब से वहां पे वेदर 25 से 30 सालों के एवरेज में है ना, तो हम उसे वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन बता देंगे। सपोज करो कि अगर आप साउथ अफ्रीका वगैरह जा रहे हो, ठीक है, जहाँ से मान लो इक्वेटर की लाइन पास कर रही है, तो वहाँ बहुत ठंड, बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठंडक नहीं सॉरी, गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती है, रेनफॉल हो रहा है, ह्यूमिडिटी है। तो भाई आप क्या कह रहे हो कि भाई इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यहाँ पे बहुत गर्म हो रही है। तो ऐसा आप समझ गए क्या चीज होती है इसका मतलब। अब देखिए, जो ये चेंज होता है, चेंज आना, डिग्री जो है वेरिएबिलिटी की, है ना, क्लाइमेट में या फिर वेदर में हमारे कंट्री की, ये भी डिफर करती है ना। मतलब जो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी है क्लाइमेट में या फिर वेदर में ऑफ अ कंट्री ऑल्सो डिफर्स, ये भी चेंज होती है। मतलब जनरली एक बात बताऊं तो जो क्लाइमेट होती है ना टेम्परेट लैटिट्यूड की, ये ज्यादा चेंज हुआ करती है देन ट्रॉपिक्स, है ना। जो ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं वहां की क्लाइमेट अगर हम मिलाएं और टेम्परेट एरिया की क्लाइमेट मिलाएं, तो टेम्परेट एरिया की जो क्लाइमेट होती है वो बहुत ज्यादा वेरी करा करती है, चेंज करा करती है। जैसे कि मतलब आपको बताऊं कि ब्रिटिश की जो क्लाइमेट है ब्रिटिश आइसल्स की, ये इतना ज्यादा बदलती है कि इसको कहते हैं कि ब्रिटेन हैज नो क्लाइमेट, ब्रिटेन में कोई क्लाइमेट नहीं, ऐसा कहते हैं सिर्फ और सिर्फ वेदर है, क्योंकि हर दिन के हिसाब से इतना ज्यादा ये चेंजेबल है कि आप इसको कहेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन तो इसको कह ही नहीं सकते हो, है ना। तो वहां पे कहते हैं कि ब्रिटेन हैज नो क्लाइमेट, क्योंकि वहां पे एक क्लाइमेटिक कंडीशन है ही नहीं, वहां पे सीधा सीधा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेदर ही है, चेंज ही हुआ करता है, ऐसा बोलते हैं।
ठीक है। अगर हम ये भी बताएं इजिप्ट के बारे में, तो इजिप्ट की क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी ज्यादा स्टैटिक है, इतनी ज्यादा सेम है कि यहाँ पे लोग ये कह देते हैं कि इजिप्ट हैव्स नो वेदर ओनली क्लाइमेट, कि वहाँ पे डे टू डे चेंजेस होते ही नहीं है, वहाँ पे जो भी है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस ही है। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है, बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है। तो इतना समझ में आया, हमने यहाँ पे क्लाइमेट को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करा। ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त डिफरेंस होता है। फिर हम आगे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या इंपॉर्टेंस है वेदर और क्लाइमेट की हमारी जिंदगी में। हम्म? तो देखिए जो क्लाइमेट है या वेदर है वो इंसान की डे टू डे एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा वो मान लो किसी दिन आप जो है वो बहुत काम कर रहे हो, ठीक है, क्यों, अगर मौसम बढ़िया है तो आप बढ़िया काम कर लोगे, अच्छा ज्यादा काम कर लोगे। अगर अभी वेदर जो बहुत गर्मी हो रही तो आपकी जो है वो एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी, आप इतना काम नहीं कर पाओगे। अगर खाना खाने की बात कहें तो देखा है जाड़ों में सर्दियों में हम लोग बहुत खाना खाते हैं, बट अगर हम लोग गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई धूप पड़ जाए आपको कि नहीं यार मन नहीं हो रहा है भाई, है ना। चाहे वो कपड़े पहनने को ले लो कि भैया जाड़ों में आप बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के निकल रहे हो, गर्मी में आपने कहा भैया एक टी शर्ट ही दे दो बहुत है ना। तो इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और बहुत है कि मतलब जैसे बहुत सारी चीजें डिफरेंस भी देते हैं, जैसे कि विंड्स का डायरेक्शन जो है ना। पहले आपका ट्रेडिंग रूट्स को भी काफी ज्यादा मतलब जो है वो अफेक्ट करता था उस पैटर्न को, कि भाई अगर मान लीजिए जिस तरह से हवाएं चल रही हैं उसी की तरफ जो है फिर वो शिप वगैरह लेके जाते थे, ताकि भाई अब क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हवाएं विपरीत हैं, हवाएं ऑपोजिट चल रही हैं और कहीं और जाना है, तो पहले टाइम पे इतना मुश्किल होता था कि नहीं जा पाता था इंसान, है ना। जो सेफ्टी है आज की कम्युनिकेशन की, मॉडर्न कम्युनिकेशन की, या मीटियोलॉजिकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं ग्राउंड स्टेशन पे लेके, बहुत सारी ऐसी बात है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी क्लाइमेट का बहुत है। आपने देखा होगा वो जो मंगल ग्रह वाली पिक्चर थी, तो उसमें क्या होता है, बारिश होती रहती है, तो इस वजह से भाई वहां पे वो लोग सैटेलाइट नहीं लॉन्च कर पाते, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज को हमारी इफेक्ट करती हैं, है ना। और अगर मान लीजिए कि बढ़िया एक बढ़िया हवाएं चल रही हैं, फ्रेश माउंटेन्स हैं, बढ़िया चौकस आप पहाड़ पे हैं, बढ़िया एयर चल रही है, वहां पे हवा चल रही है, तो हमेशा बढ़िया है, हेल्थ के लिए भी बढ़िया है ना। तो ऐसी सारी चीजें होती हैं। और अगर हम ट्रॉपिकल कंट्रीज में बताएं बहुत बारिश हो रही है, बहुत कीचड़ है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो वहां पे क्या होगा, डिजीज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इससे क्या है, इंपॉर्टेंस काफी है क्लाइमेटिक कंडीशंस की हमारे जिंदगी के ऊपर, है ना। अब देखिए जो वेदर ब्यूरोक्स ऑफ मीटियोलॉजिकल स्टेशंस हैं, है ना, इनको पूरे ही वर्ल्ड में, पूरे ही ग्लोब में इधर उधर मतलब बनाया गया है, जिसमें आपका ओशंस हो, है ना, ओशंस में भी कुछ ताकि वहाँ पे अप टू डेट हमें वहाँ की वेदर का मामला मिलता रहे, है ना, कि किस तरीके से जो है वहाँ पे हवाएं चल रही हैं, क्या है, क्या वेदर है वहाँ की, है ना। वेदर मैप्स वगैरह बनाते हैं वहाँ पे, प्रॉपर आपका चार्ट्स वगैरह बनते हैं। तो हालांकि देखिए जो इंसान है अभी भी इतना कुछ नहीं है कि तुरंत समझ जाए, तुरंत चीजों को समझ जाए कि हाँ भैया फ्लड्स, अच्छा इतने अच्छे हमारे पास वेदर को समझने के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हों, लेकिन तब भी हम आज के टाइम पे भी एकदम कायदे से नहीं समझ सकते कि तुरंत फ्लड, भाई सुनामी आई थी या कोई फ्लड्स आते हैं तो अचानक वाले हमको नहीं जल्दी पता चलते, धीमे धीमे जो आ रहे हैं वो ठीक है। फ्लड्स हो गए आपके, क्या कहते हैं, आपके जो सूखा पड़ता है जगह जगह पर, ड्रॉट आता है, टाइफून्स आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, है ना। तो इसमें क्या कहते हैं इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है इन सब चीज़ों से, है ना। फिर भी वहाँ पे एक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जो वहाँ के लोग होते हैं इतने सालों से एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी नॉलेज भी यहाँ पे बहुत काम आती है ना। तो जो प्रोफेशनल मीटियोलॉजिस्ट होते हैं, जो मीटियोलॉजिस्ट होते हैं प्रोफेशनल वाले, बढ़िया वाले, ये यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो फेयर मतलब प्रॉपर एक्यूरेटली समझ जाते हैं कि लोकल ऑब्जर्वेशन से, कि अगर मौसम में बदलाव आ रहा है तो यहाँ पे तूफान आने वाला है या बारिश होने वाली है या कुछ, ठीक है। अब देखिए अ फॉल इन अ बैरोमीटर, अ चेंज ऑफ क्लाउड टाइप्स, मैंने बताया ना कि बैरोमीटर में अगर कुछ फॉल देखने को मिला या बादल देख के समझ जाते हैं। अगर आप पहाड़ों पे जाओगे तो जैसे हम लोग गए थे औली, तो वहां पे उस दिन बर्फ वगैरह स्नोफॉल नहीं हो रहा था, तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई हमारा स्टे तो 2 ही दिन का है, तो हम बताइए आप कि भाई स्नोफॉल तो हो नहीं रहा है, मतलब कब तक होगा, क्या होगा, कब कितनी टाइम में होता है। तो हमारे फ्रेंड्स बोलने लगे अरे यार वो इनको क्या पता होगा कि कब तक होगा, ये कोई भगवान है, और वेदर देख लो। तो मैंने कहा भाई उसमें तो लिखा ही हुआ था कि स्नोफॉल होगा, लेकिन हुआ तो हुआ नहीं। तो वहां का एक बंदा बताने लगा वहीं पे कि मैम आप ना जरा 2 दिन और रुको, और 2 दिन बाद मौसम लग रहा है 3 से 4 दिन के अंदर स्नोफॉल होगा। अच्छा हम लोगों ने अपना एक्सटेंड कर दिया, और आप यकीन नहीं मारोगे लिटरली तीसरे दिन वहां पे स्नोफॉल हुआ, है ना। तो वहां की जो क्लाउड पैटर्न है उससे वो लोग समझ जाते हैं कैसा
चेंज है, क्या है ना? और इवन जो वहाँ के जो मतलब चिड़िया-विड़िया मतलब जो भी चहचहाती हैं, उन सब चीज़ें बिल्कुल उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस नॉलेज होती है, अच्छे से बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है लोग। अब जो है आज की डेट में मैं बताऊँ तो जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं हमारे जो है देश के, काफ़ी देश के क्या हर जगह के काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज़ पे। देखा नहीं है भई कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो फिशरी वाले हों, है ना? इन सबको भी डिपेंडेंट ये हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे, क्योंकि भई इनको पता है कि देख लें भई कितना वेदर होगा, हम किस हिसाब से सीड बोएँ, किस हिसाब से हमारे को कटाई-छटाई होगी, है ना? हमारी फसल खराब ना हो, या फिर कहीं फिशिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे उस कोर्स से पहले भई पता चल जाएगा उनको कि भई यहाँ पे जो है वो बिजली आने वाली है या तूफान आने वाला है, तो वो वापस आ जाएँगे। समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीज़ें हैं ही हैं। और बहुत सारे एग्रीकल्चर बुलेटिन्स भी निकाले जाते हैं मीटरोलॉजिकल ऑफिस के द्वारा। ये भी फार्मर्स को काफ़ी हेल्प करते हैं कि भई मान लीजिए फ्रॉस्ट है, कुछ स्नोफॉल होने वाला है ना? या मान लीजिए सूखा पड़ने वाला है, तो सारी की सारी चीज़ें। और वैसे ही सेम वही है सेलर्स के लिए भी, सी में जाने से पहले क्या है कि भई वो देख लेते हैं कैसा वेदर कैसा रहेगा, है ना? तो भई कोई ऐसा ना हो कि कोई टाइफून वगैरह आ जाए। अब आज का एयर ट्रांसपोर्ट ले लें, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब क्या बोलते हैं आपका प्लेन्स वगैरह की, एरोप्लेन्स वगैरह की, तो इसमें भी वेदर हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काफ़ी हेल्प करता है। मिलिट्री ऑपरेशंस हो या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम हो, तो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने लगा है। तो आप समझ रहे हैं ना, क्लाइमेट और वेदर तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें भाई हवा बहानी है, अगर जो है वो चाहे हमें प्लेन उड़ाना हो, चाहे हमें क्या बोलते हैं कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करना हो, या हमें कोई अगर आप कह लो कि भाई कोई खेती करनी हो, कोई शिपिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, तो हमारे लिए वेदर और क्लाइमेट की तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना? तो मेन मुद्दा यहीं पे आके रुक जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, क्या होते हैं एलिमेंट्स, क्या हैं एलिमेंट्स वेदर और क्लाइमेट के, है ना? तो अगर हमें क्लाइमेटिक डेटा को कलेक्ट करना है, उसमें से चार्ट्स, उसमें से मैप बनाने हैं, तो कुछ एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक-एक करके यहाँ पे हम बात करते हैं। पहला होता है रेनफॉल, है ना? तो रेनफॉल में क्या है कि रेनफॉल मतलब बारिश, है ना? और इसमें आपका दूसरे तरह के कुछ आते हैं, जैसे कि स्नोफॉल, है ना? आपका स्लीट, हेल, ये हमेशा का जो है मेजर करा जाता है मेटल इंस्ट्रूमेंट से, जिसे हम लोग रेन गॉज बोलते हैं, है ना? बचपन से भी पढ़ रहे हैं, रेन गॉज से इसको हम मेजर करते हैं। और इसमें आपका कुछ कॉपर सिलेंडर होता है, इसमें एक मेटल फनल होती है, और या तो 5 इंच की होगी या तो फिर वो 8 इंच की होगी अपने डायमीटर में। डायमीटर मतलब कुछ इस तरीके से, क्लियर है? तो ऐसी होती है, और इसकी वजह से एक इससे होता हुआ एक स्मॉलर कॉपर कंटेनर होता है, जिसमें ग्लास बॉटल रखी होती है अंदर, और एक होल होता है फनल के ऊपर, जिसकी वजह से एक कंटेनर काफ़ी आप कह सकते हो कि होल में जाता है, काफ़ी स्मॉल होल में जाता है, ताकि इवेपोरेशन वहाँ पे कलेक्ट हो जाए, है ना? रेन जो है वो मिनिमाइज्ड हो, है ना? अगर हम ऐसे आपको कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको बताएं, तो देखिए बच्चों, ऐसे करके एक फनल यूं करके जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं देख लूँ, ये यहाँ पे इग्नोर करिएगा, यूं। और उसके बाद ये इस तरह से कुछ आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। ये एक ग्लास बॉटल होती है ना? ये अंदर एक ग्लास बॉटल रखी होगी, और बाहर से एक, बिल्कुल बाहर से अगर मैं बात करूं इस जगह से, तो ये इस तरीके से एक आया होगा, है ना? अभी अगर मैं इस तरह से, अब जस्ट इग्नोर दिस लाइन। लाइकवाइज क्या आप ये समझो कि बॉटल के अंदर अगर कुछ चीज रखी हो, है ना? तो मतलब एक सपोज करो, एक ये सपोज कर लो, एक आप बाहर से ये सपोज कर लो, और यहाँ से अगर आप एक बार अगर अपने बुक खोल लोगे तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे मैंने इस पीपीटी में डाला नहीं है ना? एक ये समझ लो, और एक फनल समझ लो, इस तरह से यहाँ से इसमें गई हुई है ना, स्ट्रेट लाइन समझ लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल इस समय मैंने यूज़ नहीं करा है एडिटर। तो ये इस तरह से फनल टाइप की होगी। तो यहाँ से अगर हम पानी को यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, ये एक ग्लास बॉटल होती है, और ये अगर मैं बताऊँ तो एक कॉपर सिलेंडर है इसके अंदर एक, है ना? यहाँ पे इस जगह पे एक कॉपर सिलेंडर आ गया इसके अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे इस तरह से ये उसकी जो है ये बाहर वाली जो है आउटर केसिंग है। तो ऐसे ये पूरा रेन गॉज होता है। और
जो गॉज है ये एटलीस्ट 1 फुट का होता है, ग्राउंड से 1 फुट ऊपर होता है, और प्रॉपर जो है ताकि यहाँ पे मतलब ये छींटे-वीटे ना आए, है ना, स्प्लैशिंग ना हो। और जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे ये साइटेड होता है, काफ़ी अच्छे से रखा जाता है, ये टॉल बिल्डिंग से दूर रखा जाता है, ये समझिएगा बड़ी-बड़ी इमारतों से दूर रखा जाता है, बड़े-बड़े ट्रीज़ से दूर रखते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट जैसे मतलब जो मतलब घेर सकें इसको, है ना, इन सब से दूर रखते हैं इसको। और जो मेजरमेंट होता है रेनफॉल का, इसको ऐसे करते हैं कि भाई देखो ये फनल मैंने बताई थी अंदर वाली, इस जो सॉरी जो मतलब ऊपर जो ये फनल यहाँ पे थी, इसको रिमूव कर दिया जाता है ना, और यहाँ पे पूरी तरह से पानी को जो है कंटेनर में एम्प्टी कर देते हैं, खाली कर देते हैं, है ना, एक जो सिलेंडर मैंने बताया उसमें, है ना, विद अ हाफ इंच डायमीटर, ठीक है, उसके हाफ इंच तक डायमीटर के ऐसा करते हैं। और इससे क्या होता है कि मतलब रीडिंग वगैरह ली जाती है, आई लेवल पे रीडिंग लेते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं कि भाई कैसी है, 0.001 इंच तक एक्यूरेसी देखते हैं, है ना। अच्छी एक्यूरेसी हमको चाहिए तो एक तरीके का आता है आपका, कुछ टेपर मेजर करते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है कि ये टेपर करता है एट द बॉटम ऑफ द आपका मतलब विच टेपर्स एट द बॉटम में बी यूज्ड, आपका इसमें एक्यूरेसी 0.005 इंच तक आती है। तो ऐसा कुछ ऐसा होता रहता है। और मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड अगर मैं बताऊं ना, मतलब ये फंक्शन रेन गॉस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने इतना ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस भी नहीं दी, मतलब एज सच कोई आया जा रहा है एग्जाम में, ऐसे भी कुछ नहीं है। अब देखिए मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के लिए क्या है कि रिकॉर्डिंग्स के लिए एक रेन डे रेकन करा जाता है, 24 घंटों का होता है, एटलीस्ट 0.01 इंच की इसमें या उससे ज़्यादा रेन को जो है इसको रिकॉर्ड करते हैं। और अगर अमाउंट जो है वो 0.04 इंच से ऊपर जाता है तो इसको मानते हैं कि ये इस समय वेट डे होगा। अब ऐसे करते करते चीज़ें होती हैं, और डेली रिकॉर्ड जो कि रेनफॉल के हैं उनको ऐड करा जाता है, पूरे मंथ में ऐड करते हैं। उससे क्या होता है कि उससे हम पता लगाते हैं कि रेनफॉल उस पूरे महीने का कैसा रहा, है ना। अब ये टोटल होता है हर एक मंथ का, फिर उसको ऐड करते हैं तो भाई साल का निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, हर एक दिन का अगर आप ऐड करते चले जाओगे तो पूरे महीने का निकलेगा कैसा रहा था, है ना। और अगर हर एक महीने का ऐड करते चले जाओगे तो ये हर एक पूरा साल का आ जाएगा। समझ रहे हो आप, इतना होता है। साल के आखिरी में मतलब ईयर के एंड में हमको एनुअल रेनफॉल का पता लग जाता है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं मीन एनुअल रेनफॉल। कैसे निकालेंगे कि अगर हम बहुत लंबे पीरियड तक ऐसी 35 सालों तक इसका एवरेज निकाल लें तो हम बता लेंगे भाई यहाँ पे किस तरह की रेन होती है ना। तो रेनफॉल मैप अगर जब बनाते हो आप, जिसमें सेम तरीके का एनुअल रेनफॉल होता है, उसको ज्वाइंट करते हैं एक लाइन से, है ना, लाइन से ज्वाइन करते हैं, उन लाइन को बोलते हैं आइसो हाइट, ISOHYET, है ना। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे एटलस में, मतलब मैंने क्या, आपने बहुत सारे एटलस में देखा होगा आइसो हाइट, है ना। तो क्या है कि मतलब जहाँ पे सेम रेनफॉल की होती है वहाँ पे उसी लाइन से जोड़ते हैं सबको। अब रेनफॉल में आपका जियोग्राफिकली डिपेक्टेड या फिर शेडेड रेनफॉल कॉलम भी होते हैं। हर एक जो होता है हर एक महीने के लिए होता है। और जो ये सारी बातें हैं, बस मेनली रेनफॉल का इतना ही है, इतना ही जानिए, बहुत ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सेकंड जो हमारा एलिमेंट है वेदर के लिए वो है प्रेशर, है ना। वेदर और क्लाइमेट का जो सेकंड एलिमेंट है वो है प्रेशर। तो देखिए प्रेशर से काफ़ी डिफरेंस आता है हमारे वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। तो हम जानते हो एयर आप किससे बनती है, कई सारे मिक्स्ड गैसेस से एयर बनती है, और उन सारी मिक्स गैसेस का कुछ वेट होता है ना। इस वजह से इन वेट की वजह से क्या होगा, भारीपन पड़ेगा तो प्रेशर पड़ेगा ही अर्थ के सरफेस पे, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग देखने को आपको मिलता है ना। जो ऐसा फोर्स जो कि यहाँ पे प्रेस करता है ना, ऐसा फोर्स जो कि प्रेस करता है ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और ये फेयरली एक्यूरेटली आप मेजर कर सकते हो, है ना। मान ली कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई फोर्स जो है वो दबाव बना रहा है, और आप इस दबाव को मेजर कर लो तो इसे हम यही प्रेशर है ना। इसे कैसे आप मेजर कर सकते हो, तो इसे मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे हम लोग काफी फेमस है, सुनते हो आप, बैरोमीटर, है ना। बैरोमीटर का यूज करते हैं। इसको इन्वेंट किया था गैलीलियो ने, है ना। एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने करा था और उनके असिस्टेंट ने किया था, और 1643 में कुछ करा था इन्होंने इसको, ठीक है। तो जो पहले जो ऑर्डिनरी था मरकरी बैरोमीटर था, इसमें एक बहुत लंबी सी ग्लास ट्यूब हुआ करती थी, है ना। उसमें आपका अपर और जो है अपर और मतलब सील्ड होता था एट द अपर एंड ओपन होता था एट द लोअर एंड, मतलब ऊपर की तरफ सील होता था और नीचे की तरफ जो है वो
ओपन होता था। अगर मैं ऐसे कुछ आपको बताऊं तो समझ लो ऐसे कुछ है, ठीक है, और बीच में जो है एक कॉलम, सॉरी 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 एक सेकेंड, है ना, इस तरह से कुछ है और बीच में एक इतना लंबा सा ट्यूब टाइप का पड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ से यहाँ पे ये बंद है ना, इसमें ये कॉलम है मरकरी का, नीचे की तरफ से ओपन है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे मरकरी डाल रखी है और क्या कहते हैं, यहाँ पे फिर यही है कि एयर का वेट जो है वो पड़ता रहेगा इसके ऊपर और ये मरकरी इसी तरह से इस ट्यूब में ऊपर चली जाएगी, है ना। तो ऐसा कुछ होता है और सील कर देते हैं अपर वाले को जैसे मैंने आपको दिखाया, और लोअर वाले को क्या करते हैं कि ओपन कर देते हैं। जो लोअर एंड होता है इसको आपने उल्टा रख दिया बोल के ऊपर और मरकरी का जो सरफेस है उसे एक्सपोज कर दिया, है ना, एयर में। अब यहाँ पे क्या होगा कि वेरिएशंस होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और मरकरी जो है उसे बैलेंस कैसे होगी, कॉलम से, है ना, मरकरी से जो ग्लास ट्यूब का है इसमें मैंने आपको बताया अंदर की तरफ जाएगी और इससे हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेंगे कि क्या है प्रेशर का एयर और क्या नहीं है ना, एयर का प्रेशर और क्या नहीं है। फटाफट से क्विकली कर लेंगे। अब देखिए बस कोई भी लिक्विड आपको यूज कर सकते थे इस पर्पस के लिए, बट हमने मरकरी को क्यों चूज करा? मरकरी का चूज इसलिए करा हमने क्योंकि ये हैवीएस्ट लिक्विड है, आप जानते हो सबसे भारी लिक्विड जो है वो यही है। अगर हम कोई ऑर्डिनरी पानी वगैरह को यूज करते तो वो क्या कहते हैं जो कॉलम होता वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये 34 फीट होता, है ना, और सी लेवल पे मरकरी का कॉलम जो होता है ना वो 29.9 इंचेस होता है, या आप कह लो 750 mm होता है। अगर प्रेशर बढ़ता है कहीं पे तो, है ना, अगर कहीं पे प्रेशर बढ़ता है तो एयर जो कि प्रेस कर रही होती है सरफेस को, अगर मान लीजिए प्रेशर कहीं पे बढ़ा, है ना, तो जो हवा जो कि सरफेस को प्रेस कर रही है, जो एयर जो कि सरफेस को प्रेस कर रही है ना, तो मरकरी क्या मतलब जो है जब जब प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करता है तो एयर जो सरफेस को प्रेस करती है, फोर्स करती है मरकरी को कि वो कॉलम के अंदर जाए टू अबाउट 31 इंचेस हाई प्रेशर में, है ना। और जब प्रेशर कम होता है, मतलब जैसे कि लेस एयर प्रेस करती है सरफेस के ऊपर, तो मरकरी यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है 28 इंचेस तक आ जाता है लो प्रेशर के टाइम पे, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रेशर एक फोर्स है, ये काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है मेजर करना इसको फोर्स के टर्म में, क्योंकि भाई अगर फोर्स ही तो लगा रहे हो, एक तरह से प्रेशर क्या है कि धक्का ही तो लगा रहे हो, इस चीज को फोर्स ही तो लग रहा है, दबाव तो बन रहा है ना। और एक यूनिट है जिसे हम लोग मिली बार कहते हैं, इसको अडॉप्ट करा गया था मीटरोलॉजिकल स्टेशन के द्वारा 1914 में बच्चों, है ना, इसको यहाँ पे चेक करने के लिए। और नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये आपका 14.7 LB होता है पर स्क्वायर इंच, अगर वेट में बताएं तो 14.7 LB पर स्क्वायर इंच होता है वेट में, या आप रीडिंग में कह लो तो भैया 29.9 इंचेस होता है मरकरी का कॉलम में, है ना। इन अ कॉलम इज 1013 मिलीबार्स। तो अगर हम मैप्स वगैरह पे बताएं जहां पे इक्वल प्रेशर होता है और जो लाइंस, ये समझिएगा, जो लाइंस इक्वल प्रेशर की प्लेसेस को, मान लीजिए यहाँ पे भी इक्वल सेम प्रेशर और इस जगह पे भी सेम प्रेशर है, तो जो लाइन इन दो प्लेसेस को जहाँ पे वो करेंगी, लाइक जोड़ेंगी, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? उन्हें हम लोग बोलेंगे आइसोबार्स। क्लियर है? वन सेकेंड, ओके। तो आइसोबार्स ऐसी लाइंस को यहाँ पे बोला जाता है। अब देखिए टेम्परेट लैटिट्यूड में प्रेशर काफ़ी जल्दी चेंज होता है ना, टेम्परेट लैटिट्यूड में, तो यहाँ पे इस वजह से साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, एंटी साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, है ना। और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे कुछ 960 से लेके 1.040 MB तक पहुंच जाता है प्रेशर, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है ऐसी जगह पे। अब देखिए जो प्रेशर रीडिंग्स होती हैं ना वो अलग अलग होती हैं, है ना, वैरी करा करती हैं, चेंज करा करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज करती हैं। जैसे कि सी लेवल रीडिंग है करीब 30 इंचेस की, ये यहाँ पे हाफ हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगी। अगर माउंटेन में अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे ये हाफ देखने को मिल जाएगी, इसमें खुद सिर्फ 3.5 माइल्स होगी अब सी लेवल। अब ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए जैसे जैसे इंसान ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, यहाँ पे जो है वो कम एयर जो है होती है अबव, मतलब होता क्या है कि दिस इज बिकॉज एज वन असेंड देयर इज लेस एयर अबव एंड सो द वेट, है ना, और प्रेशर इज लेस। तो इस वजह से क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस वजह से जो मरकरी है खुद में ही एक्सपैंड करने लगती है,
जैसे कि प्रेशर, भाई प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, मरकरी खुद में क्या होती है, और ज़्यादा एक्सपैंड करने लगती है और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इसलिए एक प्रोफेशनल मीटरोलॉजिकल काम के लिए जिसमें आपका एक एक्यूरेट रीडिंग की ज़रूरत है ना, तो करेक्शंस वगैरह करे जाते हैं इन रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड या एटीट्यूड या टेम्परेचर, है ना। जिस हिसाब से आप बढ़ रहे हो, हिसाब से आप नीचे हो, है ना, तो या टेम्परेचर की अगर देखें तो अगर आपको प्रॉपर एक करेक्शन, एक प्रॉपर प्रेशर का जो है पता लगाना है ना, जो मीटरोलॉजिकल वर्क में लगाते हैं, तो आपको प्रॉपर हर एक डायरेक्शन से इस प्रेशर को देखना होगा, हर एक जगह पे देखना होगा, है ना। हालांकि जो मरकरी बैरोमीटर है ना, और दैट डिप्स इन लिक्विड मरकरी इज, क्या होता है लिक्विड मरकरी में मरकरी बैरोमीटर को डालते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से, तो ये इनकन्वीनियंट होता है अगर आप उसको आउटडोर मेजरमेंट करना चाहते हो तो, है ना। मतलब क्योंकि भाई देखो आप पोर्टेबल नहीं कैसे उठा के इसको लेके जाओगे, बार बार इस तरह का काम करोगे, तो एक ज़्यादा पोर्टेबल जिसे हम उठा के ले जा सकते हैं, आसानी से उससे एक्यूरेट तरीके का प्रेशर पता लगा सकते हैं, इस उसका नाम होता है एनीरॉयड बैरोमीटर, है ना। जब हम लोग क्लास 9-10 में थे तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो एनीरॉयड बैरोमीटर का यूज करते हैं यहाँ पे। इसमें आपका एक छोटा सा मेटल का कंटेनर होता है। ज्यादातर जो हवा होती है ये ड्राइव आउट हो जाती है, मतलब यहाँ से हट जाती है टू फॉर्म ऑलमोस्ट अ वैक्यूम, है ना। इसमें ड्राइव आउट हो जाएगी और वैक्यूम एक तरह का फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो कोई भी प्रेशर नहीं होता है इस बॉक्स के अंदर, है ना। और कोई भी अगर इंक्रीज हुआ प्रेशर में बॉक्स के बाहर, तो इसकी वजह से क्या होगा कि लिड जो है, जो अंदर की लिड है, वो इनवर्ट की तरफ मूव करेगी, अंदर की तरफ मूव करेगी, और इससे क्या होगा कि हाई प्रेशर रजिस्टर हो जाएगा, है ना, कि भैया कैसा है कैसा नहीं, जो डायल रिवॉल्व कर रहा है उसमें हाई प्रेशर का पता चल जाएगा। और यहाँ पे अगर डिक्रीज होता है प्रेशर में, तो लिड की जो स्प्रिंग है वो बाहर की तरफ मूव करेगी, और इससे पता चल जाएगा कि लो प्रेशर है ना। तो मतलब समझो, अगर अब हम यहाँ पे आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता दें, तो ये देखिए, एक सपोज करो यहाँ एक मेटल का बॉक्स है ना, और यहाँ पे एक क्या कहते हैं, ये लगा दो आप, ये इस तरह से कुछ यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, कुछ ऐसे करके गोला होता है। 1 सेकेंड, ये कुछ इस तरह का मान लो आप मेटल का बॉक्स है, ठीक है, ये मेटल बॉक्स हो गया, और उसके बाद हमने यहाँ पे इस तरह से कुछ बनाया, है ना, और यहाँ पे ये एयर प्रेशर लग रहा है, ये एयर प्रेशर है, और अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इससे ही यहाँ पे कनेक्टेड है एक क्या कहते हैं, एक सर्कल टाइप का समझ लो, ये एरो टाइप का समझ लो, है ना। अब आउटवर्ड की तरफ इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है, ठीक है, ये यहाँ पे जो डी डायल है ना, ये प्रॉपर डायल है, और ये इंडिकेटर है। और जैसे कि मान लीजिए जब लो प्रेशर होगा तो आउटवर्ड की तरफ मूव करने लगेगा, और जब हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पे ये इनवर्ट की तरफ मूव करने लगेगा। इतना सा होता है ना। ये प्रॉपर यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह लगी रहती है। तो अगर मैं एरोप्लेनीज वगैरह बताऊँ, तो एक मॉडिफाइड टाइप ऑफ एंड्रॉइड बैरोमीटर होता है, जिसे हम लोग एल्टीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीमीटर बोलते हैं। एक नए तरह का होता है। तो जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड में, तो अप्रोक्सीमेटली जो रेट होता है 1 इंच से ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा मरकरी रीडिंग में, हर एक 900 फीट पे। जैसे जैसे आप 900 फीट के ऊपर जाओगे तो कैसे होगा, वैसे आपको 1 इंच से ड्रॉप देखने को मिलेगा मरकरी की रीडिंग में, है ना। तो यहाँ पे जो एल्टीमीटर है, इसमें रीडिंग वगैरह फीट पे या फिर हाइट पे आती हैं, जो कि आपको कह सकते हो ऊपर की तरफ आती है ना। मिली बार्स और इंचेस में नहीं आती हैं, फीट या हाइट के हिसाब से इसमें चीजें आती हैं, है ना। इसके साथ क्या है कि जो पायलट है ये यहाँ पे बता देगा कि कितने एटीट्यूड पे कितना प्लेन रहेगा। एटीट्यूड जो है, मतलब पायलट बता देगा कि यहाँ पे जो पायलट होता है, जो प्लेन उड़ा रहा होता है, वो यहाँ पे बता सकता है कि जो एटीट्यूड है प्लेन का अबव द सी लेवल वो क्या है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्ड करते रहोगे, प्रेशर को बदलता रहेगा, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो सेल्फ रिकॉर्डिंग बैरोग्राम का भी यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। तो ये कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा डीप से बता दिया है, इतना डीप से अभी नहीं पूछ लेगी यूपीएससी, तो इसके लिए चिंता मत करिए। जितना आपको जानने की ज़रूरत है वो मिल यही है, कौन कौन से इसके एलिमेंट्स होते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर से जानने ज़रूरत है, तो थोड़ा बहुत हमने ऊपर से जान भी लिया। अब उसके बाद हम टेम्परेचर की यहाँ पे बात करेंगे। तो टेम्परेचर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्लाइमेट वेदर में। आप जानते हो कि भाई टेम्परेचर से तो बहुत कुछ मैटर करता है। और इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो भी आप जानते हो क्या है, थर्मामीटर,
थर्मामीटर तो है ही, बचपन से यूज़ कर रहे हैं, है ना। एक ग्लास ट्यूब होती है, इसमें मरकरी वगैरह होता है, अल्कोहल वगैरह होता है। इसमें आपका जो ये प्रिंसिपल पे किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि मरकरी एक्सपैंड करती है, बढ़ जाती है अगर हीट करो उसको, या कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो जाती है अगर आप कूल करो उसको। तभी आपने देखा नहीं है कि भाई आपको बुखार आया, आपने जो है वो अपने थर्मामीटर लगाया, तो भाई क्या है कि मरकरी अगर ऊपर बढ़ गई कि अरे अरे भैया 103 बुखार है मेरे को, है ना। और अगर मान लीजिए नॉर्मल है या सब कुछ हाँ नॉर्मल है टेम्परेचर, है ना, तो इस बेसिस पे काम करती है। तो थर्मामीटर्स में क्या है, टेम्परेचर ये मार्क करे जाते हैं एक या दो तरीके से, है ना। फ़ारेनहाइट में अगर मैं बताऊँ तो फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ज़्यादातर जो साइंटिस्ट होते हैं उसमें सेंटीग्रेड स्केल का यूज़ करते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट जो सेंटीग्रेड स्केल में होता है वो हम जानते हैं 0 डिग्री होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री होता है ना। और जो मीन डेली टेम्परेचर है मलेशिया का, वो मैं बताऊं तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आप कह लो 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो ऐसा कुछ होता है। और अगर हम यहाँ पे ऐसे बताएं कि अगर आपको कन्वर्ट करना हो एक स्केल को दूसरे से, तो कुछ एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको फ़ारेनहाइट पाना है ना, तो आपको क्या करना है 1.8 डिग्री, सॉरी 1.8, एक सेकेंड में यहाँ से ऐसे बताती हूँ। तो आपको क्या करना क्या है कि 1.8 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और इसमें क्या करना क्या है, प्लस कर देना है, ये ब्रैकेट में कर दीजिएगा, और इसमें प्लस कर देना है आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो ऐसा करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 1.8, ठीक है, इंटू इंटू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर दोगे आप, ये तो ब्रैकेट में है, इसमें प्लस कर दोगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कुछ, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो यहाँ पे आंसर आएगा कुछ 36 डिग्री, और इसमें प्लस कर दोगे आप 32 डिग्री को, तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया सेंटीग्रेड से कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। अब अगर आपको मान लो सपोज करो कि सेंटीग्रेड पाना है ना, तो यहाँ पे क्या करना क्या है कि जो भी फ़ारेनहाइट की डिग्री है ना, जो भी फ़ारेनहाइट की डिग्री है वो, उसमें से आपको माइनस करना है 32, और यहाँ पे डिवाइड कर देना है 1.8 से, है ना। ये तो ब्रैकेट में रख दीजिए, और जो है आखिरी में डिवाइड कर दीजिए 1.8 से। वही जो ये वाला फॉर्मूला था, इसको यहाँ पे इन्होंने ऑपोजिट करके लिख दिया है। क्लियर है। तो जो गर्मी है क्या सर्दी है, ये वैरी करा करती है जगह से जगह पे, है ना, प्लेस टू प्लेस ये वैरी करती है। और जो सिटिंग है, जो साइटिंग है इंस्ट्रूमेंट की, कहाँ रखना है कैसे रखना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर लिया जाता है एकदम ओपन डे लाइट में, है ना, वो काफ़ी हाई होगा, क्योंकि इसमें आप जानते हो कि बिल्कुल सूरज की किरणें आएंगी, है ना। तो ये बेटर आप डिस्क्राइब कर सकते हो टेम्परेचर इन द सन से। और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो आपका अर्थ टेम्परेचर होता है, इसको कई सारी डेप्थ पे लेते हैं ग्राउंड की, कि भाई क्या कहते हैं कितनी कितनी गहराई में कितना टेम्परेचर है ना। तो ये तो इसलिए देखते हैं कि भाई किस तरीके से एग्रीकल्चर करने के टाइम पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्मामीटर को इनक्लोज करते हैं एक ग्लास ट्यूब के अंदर, है ना, और एक बल्ब उसमें लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे जो है प्रॉपर सेंसिटिव चेंजेस जो भी हैं वो सारे चेंजेस आ जाए। और एक पॉसिबल एक्सेस करने के लिए पॉसिबल डैमेजेस जो कि ग्राउंड फ्रॉस्ट करती है, मतलब जो ये आपका जो ग्राउंड फ्रॉस्ट जो होती है और जो क्रॉप्स को जो डैमेज करती है ये, है ना, टेम्परेट लैटिट्यूड पे, वहाँ पे क्या करते हैं, इस बात को जानने के लिए हम लोग ग्रास टेम्परेचर का जो है वो ग्रास टेम्परेचर को लेते हैं, ग्रास का क्या टेम्परेचर है ना। बट टेम्परेचर जो भी हम लेते हैं, है ना, ये आपके शेड टेम्परेचर में आते हैं, जो भी हम ग्राफ में लेते हैं, है ना, तो हम ये शेड टेम्परेचर में आते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर जो कि एयर वगैरह का होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि प्रिकॉशंस वगैरह लिए जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो सन की इंटेंसिटी है, जो इतनी सन की गर्माहट है हीट की, वो थोड़ी सी हम एक्सक्लूड कर सकें। ये कैसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं कि जो थर्मामीटर है उसको प्लेस करते हैं कि स्टैंडर्ड मीटियोलॉजिकल शेल्टर में, जिसे हम लोग स्टीवन स्क्रीन बोलते हैं, है ना, उसके अंदर रखा जाता है। और उससे करते हैं, इसमें आपका एक वाइट वुडन बॉक्स होगा 4 फीट का ग्राउंड से ऊपर, है ना, और एक रूफ होगी डबल लेयर की, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और जो फ्लोर होता है स्क्रीन का, ये भी काफ़ी लोअर होता है। और तो ये सारी ही बातें हैं, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो कंटेन करते हैं सेल्फ रिकॉर्ड्स, थर्मोग्राम या हाइड्रोग्राम।
तो इतना कुछ अभी इसमें इतना कुछ नहीं है। और कुछ आगे चीज़ें आपको बताऊँ तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ये इसको मेजर करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर से। ये या तो ये सेपरेट थर्मामीटर्स होते हैं या एक यू शेप के ग्लास से जॉइन होते हैं, है ना। और उसके बाद जो मैक्सिमम थर्मामीटर होता है उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर आता है जो भी दिन के टाइम पे होता है, क्योंकि मरकरी को यहाँ पे इनक्लोज करते हैं ग्लास ट्यूब से ना, जो एक्सपैंड करती है और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है ना। और जो मिनिमम थर्मामीटर होता है इसमें आपका लोवेस्ट टेम्परेचर आता है, जो एक दिन में दिखता नहीं है भाई, आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो या अपने मोबाइल ऐप पे देखते हो तो उसमें दिखाता है कि भाई लोवेस्ट आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, हाईएस्ट आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, है ना। तो ग्लास ट्यूब को यहाँ पे लोवेस्ट के लिए अल्कोहल से फिल करते हैं, जिसकी वजह से इंडिकेटर आता है, स्लाइड फ्रीली आराम से इंडिकेटर आता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। अब और अगर डीपली देखें तो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते वक्त जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि अर्थ के कॉलम में आता है वो प्रीवियस डे का निकालते हैं, आपका मिनिमम टेम्परेचर कॉलम में दिखाता है वो करंट डे का दिखाते हैं, है ना। तो कंपैरिजन वगैरह भी करके प्रॉपर दिखाते हैं, तो इतना कुछ अभी इसमें मत ही जाइए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे हम, यहाँ पे बढ़ेंगे, जो कि है ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी है और ह्यूमिडिटी एक मेजर है आपका डैम्पनेस का एटमॉस्फेयर की, है ना, जो काफ़ी वैरी कर रही है, मतलब प्लेस टू प्लेस काफ़ी वैरी करती है ह्यूमिडिटी। और आपका जो एक्चुअल अमाउंट होता है वाटर वेपर का जो एयर में प्रेजेंट है, जिसको आप एक्सप्रेस करते हो ग्राम पर क्यूबिक मीटर में, इसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्लियर है? फिर समझिए, यहाँ पे जो एक्चुअल अमाउंट है वाटर वेपर का जो कि एयर में प्रेजेंट है ना, जो वाटर वेपर जो कि आपको एयर में प्रेजेंट मिलेंगी, इसको आप एक्सप्रेस करोगे ग्राम पर क्यूबिक मीटर में, इसे हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। बट ज्यादातर इंपॉर्टेंट बात ये है एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेदर स्टडी करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब ये रेशियो होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और टोटल अमाउंट ऑफ एयर का, है ना, जो कि यहाँ पे होल्ड कर सकती है ये वाटर वेपर्स को गिवन टेम्परेचर पे, है ना। इसको परसेंटेज में आप एक्सप्रेस करते हो। और जो वार्म एयर होती है आप जानते हो वो ज्यादा पानी अपने अंदर होल्ड कर सकती है, जो गर्म हवाएं होती है ना वो ज्यादा पानी अपने अंदर होल्ड कर सकती हैं कोल्ड एयर के कंपैरिजन में, है ना। और मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भाई ये कैरी कर सकती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% की, है ना, कोल्ड एयर अगर मैं बताऊं तो। और यहाँ वार्म एयर बहुत ज्यादा जो है वो अपने अंदर पानी को कर सकती है। तो देखा है कि काफी मॉइस्ट मॉइस्ट सा लगने लगता है, गर्माहट में चिपचिपाहट होती है गर्मी के मौसमों में। तो इक्वेटोरियल रीजन में बताऊं तो 80% कॉमन जो है मॉर्निंग में, इसका मतलब ये होता है कि मतलब एयर जो है वो 4th 5th एज मच एज वाटर वेपर एज इट कैरी, मतलब समझो कितनी ज्यादा हो गई, 5 पार्ट है तो 4 पार्ट में वाटर वेपर है, एकदम ही चिपचिपाहट टाइप की, समझ रहे हो आप। तो ऐसा, तो इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर करता है ह्यूमिडिटी को उसे हाइग्रोमीटर बोलते हैं, जिसमें आपका वेट और ड्राई बल्ब थर्मामीटर है, इनको हर एक साइड पर प्लेस करते हैं स्टीवन नेरी थर्मामीटर के, है ना। और ये शेड टेम्परेचर वगैरह देखते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और ये वाइट बल्ब बीच में डाल देते हैं इसके, है ना। और ये आपका डिप होता है डिस्टिल्ड वाटर में जब एयर सैचुरेट नहीं होती है, सैचुरेट नहीं करती इवेपोरेशन, और तो इसके में कूलिंग इफेक्ट आता है ना। तो इसकी फंक्शनिंग का इतना कोई वो नहीं है ना। अभी आप इतना समझो कि क्या है कि किससे मेजर करते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे विंड्स के बारे में। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट है विंड्स, है ना। तो विंड जो कि है ये एक एयर इन मोशन है, जो चलती हुई हवाएं, है ना, और उसे विंड कहते हैं। दोनों ही डायरेक्शन और स्पीड में इसको देखेंगे हम, है ना, किस डायरेक्शन में जा रही है किस स्पीड में जा रही है। तो जो बाकी सारे एलिमेंट जो है जैसे कि रेन हो गया, स्नो हो गया, स्लीट हो गया, विंड की एक बहुत सारी सीरीज ऑफ गट्स और एडीज बनाती है ना। और सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो, है ना, समझ नहीं, मतलब इसको फील कर सकते हो, आप देख नहीं सकते, है ना। जब पत्तियां झड़ती हैं आपकी पेड़ों से, है ना, तो डस्ट पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि भाई देखिए हवा इसको बहा के लेके जा रही है ना। कुछ भी टेंजिबल नहीं है, आप किसी चीज को उसमें छू नहीं सकते। और इंस्ट्रूमेंट जो कि सबसे ज्यादा यूज करा जाता है विंड के डायरेक्शन को देखने के लिए वो विंड वेन होता है, या वेदर कॉक आप कह लो। तो विंड डायरेक्शन, जैसे कि विंड डायरेक्शन हमेशा जो है वो ट्रीज वगैरह से ब्लॉक होता है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग से ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। तो वेदर कॉक जो है या वेदर वेन जो है, इनको यहाँ पे एक ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह ना हो, है ना। तो ऐसे तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। ज्यादातर जो वेदर कॉक्स हैं वो आपको चर्च, वी सी ऑन चर्च स्पायर्स एंड कंट्री बिल्डिंग सेल्डम्स गिव अ करेक्ट इंडिकेशंस ऑफ विंड डायरेक्शंस, है ना। तो ऐसा कुछ बताते हैं करेक्ट इंडिकेटर्स। अब देखिए
यहाँ पे जो स्पीड है विंड की, ये यूजुअली आप मेजर करते हो एनीमोमीटर से। इसमें आपका 3 या 4 तरह का सेमी सर्कुलर कप आपको देखने को मिलेंगे। इसको अटैच कर देते हैं हॉरिजॉन्टल स्पोक से, और यहाँ पे इसमें जो है वो बस इतना समझो, मेन चीज़ जो है वो एनीमोमीटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि यूजुअली आप विंड की स्पीड को मेजर कर सकते हो। और एनीमोमीटर हालांकि इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, तो एक काफ़ी लिटिल प्रैक्टिस जो लोकल विंड ऑब्जर्वेशन से भी करी जा सकती है। मतलब जो लोग समझ समझ के समझ के बता देते हैं कि हवाएं किस तरफ बह रही है ना, पुराने ज़माने के लोगों को आप देखो। और जो बेस्ट गाइड है ना, वो है ब्यूफोर्ड विंड स्केल, है ना। ये एक डिवाइस करी गई थी बाय एडमायरल ब्यूरोफोर्ड 1805 में, जिससे पता चलता है कि भाई स्पीड की, विंड की स्पीड क्या है क्या नहीं है। तो ये विंड्स की हमने बात करी। फिर नेक्स्ट जो इसका एलिमेंट है वो है हमारा सनशाइन। सनशाइन हमारा ये नेक्स्ट इसका एलिमेंट रहेगा। तो सनशाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सनशाइन एक, अगर जितनी ज़्यादा प्लेस सनशाइन पाती है, जितनी सूरज की किरणें उसको मिलती हैं, है ना, तो उसकी वजह से उसका डिपेंड करता है कि भाई वो क्या वहाँ का टेम्परेचर वगैरह क्या रहेगा। और जो सनशाइन जो एक प्लेस लेती है, ये भी डिपेंड करता है सीज़न क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठंडक में थोड़ी ना मिलेगी। और जो ये भी है लैटिट्यूड क्या है, अर्थ की पोजीशन क्या है ना, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ट्रॉपिक्स में सनशाइन हमेशा रहती है, भर भर के रहती है ना। तो अगर हम देखें तो मीटरोलॉजिकल सिचुएशन जो स्टेशन होते हैं, मीटरोलॉजिकल स्टेशन होते हैं, सनशाइन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो सनशाइन के ड्यूरेशन को रिकॉर्ड करते हैं वो सन डायल से, है ना। जो 4 इंच होता है अपने डायमीटर में सन का डायल, और जिसके माध्यम से क्या कहते हैं, सन की रेस फोकस करी जाती हैं एक कार्ड के ऊपर, है ना। और मतलब घंटों तक देखा जाता है। अब देखिए, ऐसा जो मतलब एक लाइन बनाई जाती है इस कार्ड पे जो कि सफिशिएंटली हीटेड होती है, बट नॉट व्हेन द रेज आर फेंट, है ना। जब बिल्कुल गर्म भयानक हो तभी ऐसी लाइंस वहां पे बनाई जाएंगी उस कार्ड के ऊपर, है ना। ये नहीं कि जब गर्मी है तब बनाए। तो जो प्लेसेस हैं जिसमें इक्वल सनशाइन होती है, उनको हम लोग उन प्लेसेस को ज्वाइन किस लाइन से करते हैं? उस लाइन को बोलते हैं आइसो हिल्स। ISOHELS, आइसो हिल्स। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है क्लाउड्स, है ना। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली चीजें हैं थोड़े क्लाउड्स के अंदर। तो जो एयर जैसे जैसे देखिए ऊपर की तरफ बढ़ती है, ये ठंडी होती है ना, और एक्सपैंड होती है। जब ड्यू पॉइंट पहुंच जाती है ना, जब ये जानते हो आप ऊपर एक ड्यू पॉइंट है, जब वो वहां पहुंच जाती है तो ये जो कूलिंग है वहां पे कंडेंसेशन होती है वाटर वेपर का। और ये सब वाला प्रोसेस तो आप जानते हो कि कैसे ही क्लाउड बनते हैं एटमॉस्फेयर पे। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी की जो होती हैं वो काफी छोटी होती हैं कि वो नीचे नहीं गिर पाती स्नो या आपके वाटर के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सस्पेंड हो जाती है एयर में, और यहाँ पे क्लाउड्स मतलब बादलों की तरह बहती रहती हैं, है ना। इनका जो शेप होता है, इनका जो फॉर्म होता है, इनकी जो हाइट होती है, इसकी जो मूवमेंट होता है, वो हमें बताते हैं कि भाई आसमान की कंडीशन कैसी है। कहते हैं बदली छाई हुई है, तो कहते हैं अरे आज बदली छाई हुई है भैया, आज बादल अजीब से लग रहे हैं या काले लग रहे हैं, तो बारिश होगी, ये वो। तो सारी बातें हमको यहाँ पे बताते रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम क्लाउड टाइप के बारे में भी जानेंगे, और जो मैप्स की जो प्लेसेस जहाँ पे इक्वल डिग्री ऑफ क्लाउड, मान लीजिए यहाँ पे जैसी क्लाउडनेस है वहाँ पे भी क्लाउडनेस सेम है ना। तो अगर हमने इक्वल डिग्री ऑफ क्लाउडीनेस जहाँ पे होती है, तो मैप की इन प्लेसेस को ज्वाइन करते हैं एक लाइन से, जिनको हम लोग बोलते हैं आइसोनेफ्स। आइसोनेफ्स, है ना। ये लाइन्स को याद रखिएगा, ये लाइन्स वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है। ISONEPHS, ठीक है, आइसोनेफ्स बोलते हैं। और क्लाउड जानते हैं इधर से उधर फटाफट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ हालांकि क्लाउड देखिए, क्लाउड का सीन क्या होता है ना, यहाँ है कभी यहाँ चले गए फटाक से, तो आइसोनेफ्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती नहीं है, बस इन लाइंस को कहते हैं आइसोनेफ्स हैं, ये याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे क्लाउड्स को, है ना, कि भाई क्या है उनके फॉर्म, हाइट और अपीयरेंस के बेसिस पे 4 तरह के मेजर टाइप ऑफ क्लाउड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला है आपका हाई क्लाउड्स। तो हाई क्लाउड्स मेनली जो है वो सर्कस होते हैं, फेदरी होते हैं, और आपके मैं बताऊं तो ये 20 से लेके 40,000 फीट तक होते हैं अबव द ग्राउंड। तो ये हाई क्लाउड्स यहाँ पे होते हैं, इनको हाई क्लाउड्स बोलते हैं। उसके अंदर में हाई क्लाउड्स के अंदर मैं बताऊं तो कौन कौन से आते हैं, ये पे हम आपको बताते हैं। तो पहला होता है सिरस। सिरस जो है आपको फाइबर की तरीके, फाइबरस काफी लगता है आपका, विप्स या आप कह सकते हो, या आपको ब्लू स्काई में एकदम नीले आसमानों में विप्स की तरह लगेगा। इसे मेयर्स टेल्स भी बोलते हैं। ये इंडिकेट करता है एक बढ़िया वेदर है, एक ऑफन एक बढ़िया सनशाइन है ना। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये होते हैं, ये देखिए सिरस, ये देखिए इस तरीके के आपको दिखेंगे। उसके बाद सिर्रो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। सिरो
क्यूमुलस, ये सेकंड तरह के क्लाउड है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह के, इसी के अंदर हाई क्लाउड्स में आ रहे हैं ये सारे। ये अपीयर करते हैं एक वाइट ग्लोबुलर मासेस के तौर पे, और इसमें आपका रिपल्स वगैरह फॉर्म होती हैं एक मैक्यूरल स्काई में। उसके बाद तीसरे जो हैं हाई क्लाउड्स के अंदर वो होते हैं सिरोस्ट्रेटस, है ना। ये इस तरह के कुछ फटे फटे बादल हैं, ये रिजेंबल करते हैं, ये थिन वाइट शीट है, और है ना, ये पतली सी वाइट कलर की शीट है, और ये जो स्काई है वो एकदम मिल्की लगती है। सन वगैरह मून वगैरह शाइन करते हैं पूरे ही टाइम पे विद अ कैरेक्टरिस्टिक हैलो। उसके बाद फिर मीडियम क्लाउड पे आएंगे जो कि आपका 7 से लेके 20,000 फीट तक होते हैं। इसमें आपका एक आता है एल्टो क्यूमुलस। ये एक वूली, देख सकते हैं आप इमेज में, काफी वूली बम्पी क्लाउड्स हैं, लेयर्स में अरेंज होते हैं और आपको वेव्स की तरह देखने को लगेंगे नीले नीले आसमान में। नॉर्मली जो है वो बढ़िया वेदर को इंडिकेट करते हैं। और उसके अंदर दूसरा जो है वो माइल्ड लेवल में है, वो एल्टो स्ट्रेटस। तो ये एक काफी डेंस ग्रे कलर के क्लाउड्स हैं जिसमें पानी की तरह लगता है, वाटरी लुक है ना। ये आपका क्या कह सकते हो, फिब्रस है ना अपने स्ट्रक्चर में, है ना। और सन की जो मतलब थ्रू विच सन रेज शाइन फेंटली, है ना, इनके अंदर से जो है वो सन रेज फेंटली शाइन करती है। उसके बाद आते हैं लो लेवल वाले क्लाउड जो कि आपका 7,000 फीट के नीचे होते हैं। इसमें आपका स्ट्रेटोक्यूमुलस आता है, ये देख सकते हैं आप स्ट्रेटोक्यूमुलस। ये काफी रफ बम्पिंग क्लाउड होते हैं, है ना, और ज्यादातर वेव ये बहा करते हैं, मतलब ज्यादा प्रोनाउंस में मतलब अगर देखा जाए तो ये काफी कॉन्ट्रास्ट इनका बहुत ज्यादा होता है ब्राइट कलर्स और शेडेड पार्ट्स में, है ना। आपको काफी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा इसमें। और इसके अंदर दूसरे जो क्लाउड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटस, है ना। ये तो हमने देखा स्ट्रेटोक्यूमुलस। फिर दूसरे होते हैं इसके अंदर लोअर वाले में स्ट्रेटस, काफी लो क्लाउड होते हैं, ग्रे और थिक कलर के दिखेंगे, है ना। आपको सीलिंग, लो सीलिंग की तरह, हाईलैंड फॉग की तरह देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका काफी ऊंचाई पे फॉग देखने को मिलता है। ये वेदर को काफी डल बना देते हैं, लाइट को डिजल बना देते हैं, विजिबिलिटी को कम कर देते हैं एयरक्राफ्ट की, है ना, काफी डेंजर में ले आते हैं। उसके बाद एक आते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो आप, निम्बोस्ट्रेटस, है ना। ये देखिए इस जगह पे ये लिखा हुआ है निम्बोस्ट्रेटस, है ना। स्ट्रेटस हमने देखा, अब यहाँ पे निम्बोस्ट्रेटस होते हैं। ये डार्क डल क्लाउड है और क्लियरली लेयर आपको देखने को मिलेंगे, इसे रेन क्लाउड भी कहते हैं, है ना। ये रेन, स्नो और स्लीट कॉन्टिन्यूसली लाया करते हैं। और लास्ट में है क्लाउड विद ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, है ना। तो ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट पॉइंट जो है। इसमें क्या होता है कि मेनली ये क्यूमुलस या हीप क्लाउड्स हैं, इसमें कोई भी डेफिनेट हाइट नहीं है, 2 से लेके 30,000 फीट तक, 2 से लेके 30,000 फीट तक हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम एक एक करके इन क्लाउड्स को डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पे है क्यूमुलस, ये आप देख सकते हैं इमेज में, क्यूमुलस। तो ये एक वर्टिकल क्लाउड है ना, राउंडेड, इसका राउंड टॉप है, हॉरिजॉन्टल बेस है, टिपिकल है ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स में, है ना। और जो अपराइजिंग कन्वेंशनल करंट्स होते हैं, जो ये कन्वेंशनल करंट्स हैं, इनका यहाँ पे जो है इससे ये मिले जुले हैं, इससे एसोसिएटेड हैं। इनका जो ग्रेट वाइट ग्लोबुलर मास है, एक बड़ा सा ग्लोब की तरह मास है, ये आपको ग्रे लग सकता है अगेंस्ट द सन, बट ये फेयर वेदर क्लाउड होता है। और उसके बाद इसके अंदर आते हैं ये देखिए आप देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसे कहते हैं क्यूमोलो निम्बस, है ना। क्यूमुलो निम्बस है ये, इनफैक्ट एक ओवर ग्रोन, एक समझ लीजिए ये वाला जो क्यूमुलस क्लाउड है ना, ये ऊपर और ज्यादा बढ़ गया आप कह लो, है ना। ये इसकी वर्टिकल हाइट काफी बढ़ गई है, बेस इसका 2,000 फीट से लेके 30,000 फीट तक हो गया है। ये ब्लैक और व्हाइट ग्लोबुलर मास है ना, काफी बड़ा बड़ा शेप इसका अलग अलग तरह का होता है, कॉलीफ्लावर की तरह आपको दिखेगा टॉप से, है ना। आप देख सकते हो एक गोभी के फूल की तरह ये टॉप से देखने को लगता है ना। और ये फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल आफ्टरनून में, इसको आप लोग थंडर क्लाउड भी बोलते हो, है ना। एक रेन प्रॉपर ये लाता है, इसके साथ लाइटनिंग, थंडर सब कुछ लेकर आता है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ देख सकते हो आप, कुछ दूसरे एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, है ना, जो यहाँ पे आपका विजिबिलिटी मतलब देखने को लेके, है ना, जो आपको विजिबिलिटी कितनी है उससे डिपेंड करते हैं। तो एक सेकेंड, तो इसमें पहला जो है वो है हेज, है ना, HAZD हेज। ये कब होती है, जब मान लीजिए स्मोक वगैरह हो, डस्ट वगैरह पार्टिकल्स हो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज में, या फिर कोई लाइट जो है वो अनइक्वल हो, अनइक्वल रिफ्रैक्शन हो लाइट का, एयर का, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज पे लोअर एटमॉस्फेयर की, है ना। तो ये यहाँ पे तब ऐसा आपको देखने को मिलेगा। टर्म जो यूजुअली यूज करते हैं, हेज टर्म जो होता है ना, ये इसलिए यूज करते हैं रिडक्शन इन विजिबिलिटी, जब आपको देखने में थोड़ा कमी नजर आए, आंखों की वजह से नहीं, मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से। तो आपको लो ह्यूमिडिटी के रीजन में जब आपको देखने को
कम नज़र आए तो यहाँ पे हम हेज़ वर्ड का यूज़ करते हैं और ऐसा कुछ है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे विजिबिलिटी जो है लेस देन 1.14 माइल्स तक जो है से भी कम है, तो हम हेज़ कहेंगे, वहाँ पे हेज़ है। उसके बाद सेकंड होता है मिस्ट, MIST मिस्ट। तो देखिए जो कंडेंसेशन है वाटर वेपर का एयर में, इसकी वजह से ड्रॉपलेट्स आते हैं छोटे-छोटे पानी के और ये बहते रहते हैं, उसकी वजह से क्लाउड्स बन जाते हैं ग्राउंड लेवल पे। इसे हम लोग मिस्ट बोलते हैं। इसकी वजह से भी विजिबिलिटी कम हो जाती है, करीब 1000 मीटर तक की कम हो जाती है ना? 1 किलोमीटर समझ लीजिए आप। और हेज़ के विपरीत मिस्ट जो है वो वेट एयर में होती है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो आपकी 75% के ऊपर होती है। वहाँ पे क्या होता है हेज़ के टाइम पे 75% के से कम हो ह्यूमिडिटी, लेकिन यहाँ पे 75% के ऊपर हो, वेट एटमॉस्फेयर में मिस्ट होती है। उसके बाद फॉग, फॉग को हम लोग कोहरा बोलते हैं, है ना? तो जो फॉग होता है वो इस वजह से होता है कि भई देखिए कंडेंस हो जाते हैं डस्ट या दूसरे पार्टिकल जैसे कि स्मोक वगैरह जो घरों से निकलते हैं, फैक्ट्री से निकलते हैं। ये होता है आपका लोअर स्ट्रेटा में एटमॉस्फेयर के नीचे वाले, है ना? हम लोग ग्राउंड लेवल पे होते हैं, ग्राउंड क्लाउड इसको बोलते हैं ना, है ना? कभी कहते हैं अरे भैया आज तो बहुत ज़्यादा फॉग था, है ना? तो कोहरा था, बहुत ज़्यादा कोहरा था। विजिबिलिटी फॉग की वजह से 1000 मीटर से भी कम हो जाती है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, जैसे कि आपका ब्लैक कंट्री, नॉर्दर्न इंग्लैंड हो गया, काफ़ी थिक, काफ़ी स्मोकी फॉग फॉर्म होता है वहाँ पे, जिसे हम लोग स्मॉग बोलते हैं। स्मॉग का जो मतलब होता है स्मोग प्लस फॉग, है ना? जब धुआँ मिल जाता है कोहरे के साथ में। अब फॉग्स वगैरह आपको हिल्स वगैरह में देखने को मिलेंगे, इन्हें हम लोग हिल फॉग्स बोलते हैं, काफ़ी कॉमन होते हैं ये दिन के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, मतलब एकदम आप उठोगे मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी कॉमन आपको देखने को मिलेंगे। इवन ट्रॉपिक्स वगैरह में भी जब सन उगता है ना? देखा होगा ये। अब जो लोअर लेयर्स होती हैं एयर की काफ़ी ठंडी होती हैं, वाटर वेपर वगैरह एटमॉस्फेयर में कंडेंस होती है, जिससे यहाँ पे रेडिएशन फॉग बन जाता है या आप कह लो लैंड फॉग बन जाता है। फिर अगर मैं यहाँ पे कोल्ड करंट पे टाइम पे बात करूँ, जब कॉन्टैक्ट में आती है एयर स्ट्रीम कोल्ड करंट के साथ में, है ना? तो यहाँ पे आपको सी फॉग बनता हुआ दिखेगा। है ना? जनरली बताऊँ तो फॉग्स काफ़ी कॉमन है सीज़ में, लैंड में, काफ़ी ज़्यादा आपको कोस्टल एरिया में भी देखने को मिलेंगे, है ना? और ड्राई इंटीरियर जो है इसमें हेज़ और मिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी डेंस फॉग जो है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे हाई और मिडल लैटिट्यूड में, ना कि किसी ट्रॉपिक्स में। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, बहुत ज़्यादा वो जो मुझे लगा कि भाई जो फालतू चीज़ें हैं वो मैंने आपको नहीं इतना ज़्यादा डिस्कस करा। Thank you so much for discussion. If you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe our channel Sirf IAS, and if you want to watch this video on Facebook, you can like my page Sirf IAS. You can watch these videos there also. Other Twitter, Instagram, and Telegram IDs are in description box. You can follow me anywhere. And please, if you want to join my membership, you can just press the join button, and you can find all the perks which you will get after joining. If you want, please support. And thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.